बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रॉब्लम 4A6 को सोल्व कर रहे थे, तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वो सोल्व कर लेते हैं। रिमेनिंग पार्ट इसमें कौन कौन सा रहता है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इसकी हमने सोल्व कर ली थी लास्ट वीडियो के अंदर। सेकंड रिक्वायरमेंट इसकी बी, प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट ऑफ द ओनर इक्विटी एंड द बैलेंस शीट फॉलो द फॉर्मेट, ठीक है, लिस्टेड ऑन द पेज 180 एंड 182 पेज पे जो फॉर्मेट दिए उसके मुताबिक आपने उसकी स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो हम इसकी इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री पास करें, वो इसको सोल्व करें। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा, सबसे पहले रेवेन्यूज़ आ जाएंगे, फिर रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंस को लेस करेंगे। तो अगर रेवेन्यू ज़्यादा है तो उसकी बिजनेस को नेट इनकम होगी, अगर रेवेन्यूज़ कम है तो बिजनेस को नेट लॉस होगा। तो यहाँ पे ये इनकम स्टेटमेंट आइसलैंड होपर्स इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ जून 30, 1994। रेवेन्यूज़ लिख लिए, ये इसका एक आउटर कॉलम है, एक इनर कॉलम है। तो इनर कॉलम में वर्किंग करके हम आउटर कॉलम में अमाउंट ट्रांसफ़र कर लेंगे। रेवेन्यूज़ हैं फ्रेट रेवेन्यूज़, जो फ्रेट रेवेन्यूज़ हैं वो कहाँ से हमने लिया है। फ्रेट रेवेन्यू ऑलरेडी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में देखें कितना दिया हुआ है। फ्रेट रेवेन्यू 1,30,950 का, तो 1,30,950 का फ्रेट रेवेन्यू है। तो इसमें फर्दर वहाँ से एडजस्टमेंट में कुछ वैल्यू ऐड होगी थी। एडजस्टमेंट में से कौन सी फ्रेट रेवेन्यू की वैल्यू ऐड हुई थी, वो थी 4600 फ्रेट रेवेन्यू, ये वाली अमाउंट। तो ये हमने इसको उसमें वर्कशीट के अंदर सोल्व किया था। फ्रेट रेवेन्यू यहाँ पे देखें, फ्रेट रेवेन्यू, तो ये फ्रेट रेवेन्यू है। तो इसकी ऐड करके कितना आया था, 1,35,550। तो इसकी ये अमाउंट आई थी, ये हमने फ्रेट रेवेन्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो फ्रेट रेवेन्यू 1,35,550। तो उसके अलावा पैसेंजर रेवेन्यूज़ ये भी देखें इसमें वर्कशीट के अंदर। पैसेंजर रेवेन्यूज़ ये एडजस्टमेंट में से था, तो इसकी अमाउंट यहाँ पे ये देखें। तो हम ये वैल्यू कौन सी लेंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वाली वैल्यू लेंगे उसकी 38,650। तो ये यहाँ पे 38,650, तो इस तरह ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब इन दोनों को ऐड करके हमने आउटर कॉलम में लिख लिया। टोटल रेवेन्यूज़ बने 1,74,200 के। उसके बाद लेस इसमें से कर देंगे एक्सपेंस यहाँ पे देखें वर्कशीट में से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से। तो सबसे पहले एक्सपेंस यहाँ पे फ्यूल एक्सपेंस है, फ्यूल एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट साइड पे 53,800, फिर सैलरी एक्सपेंस 70,000, फिर ये बना 12,900, फिर उसके बाद है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000 है और इंटरेस्ट एक्सपेंस 5,000 है, फिर है उसके अलावा रेंट एक्सपेंस 4,800 है, फिर उसके अलावा इंश्योरेंस एक्सपेंस 2,100। ये सारे के सारे एक्सपेंस हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए, ओवरऑल जितने भी एक्सपेंस थे। तो ये एक्सपेंस ट्रांसफ़र किए यहाँ पे, तो उसको फिर हमने टोटल करके आउटर कॉलम में लिख लिया 1,58,600। अब ये रेवेन्यूज़ में से हमने एक्सपेंस को माइनस किया, तो ये आ गया 15,600। रेवेन्यू ज़्यादा थे और एक्सपेंस कम थे, तो इसी वजह से बिज़नेस को ये नेट इनकम हुई है। तो इस तरह ये इसकी स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। तो इनकम स्टेटमेंट बना ली है। और उसी बी रिक्वायरमेंट के अंदर उसने उसका पार्ट पूछा था स्टेटमेंट ऑफ द ओनर इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी में उसमें इक्विटी में देखेंगे कितना इंक्रीज या डिक्रीज आया है। तो ये देखें आइसलैंड होपर्स स्टेटमेंट ऑफ द ओनर इक्विटी फॉर द मंथ एंडेड जून 30, 1994। तो सबसे पहले इसका मैरी अर्हर्ट कैपिटल जून 1, 1994, जो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो 2,30,850 थी। अब इसमें हम ऐड कर देंगे नेट इनकम। नेट इनकम कितनी हुई थी 15,600। तो ये इसमें ऐड किया तो सब टोटल इसका आ गया 2,46,450। अब इसमें से लेस कर देंगे विड्रा, जो ड्राइंग्स उसने दी हुई थी। तो वो ड्राइंग्स यहाँ पे देखें, ये मैरी अर्हर्ट ड्राइंग्स 7,000 ड्राइंग्स, ये इसमें से हमने लेस कर दी है। तो ये आ गया 2,39,450। तो इस तरह मेरी कैपिटल जो है तो 30 जून को 1994 को, तो ये इतना उसका कैपिटल है। तो ये इसकी स्टेटमेंट ऑफ ओनर
स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो बी रिक्वायरमेंट के अंदर थर्ड उसने पार्ट पूछा था बैलेंस शीट इसकी बनाएं। तो बैलेंस शीट को हम देख लेते हैं। बैलेंस शीट में एक साइड पे एसेट्स हो जाएंगे, दूसरी साइड पे लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी हो जाएगी। तो ये बैलेंस शीट मैंने बनाई है। तो आइसलैंड होपर बैलेंस शीट एज ऑन जून 30 1994। सबसे पहले एसेट्स वाली साइड्स पे आ जाएं। तो ये हमने जो डाटा यहाँ से ट्रांसफर करना है तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की से ही हम डाटा यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले उसके कैश देखें, कैश एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कितना पड़ा है। ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की कॉलम है। कैश है 23,600, तो कैश 23,600 लिख लिया। फिर नेक्स्ट है अकाउंट रिसीवेबल 11,800। उसके बाद है प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट जो गिवन है वहाँ पे 4,800 है। उसके बाद है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 18,900 है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 18,900 अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। फिर एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट को आपने कैसे लिखना है, उसकी डेप्रिसिएशन उसमें से यहाँ पे लेस करके लिखनी है। एयरक्राफ्ट की वैल्यू है 1.2 मिलियन, लेस कर देंगे अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी यहाँ पे ये देखें, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी कितनी आई थी 3,90,000। तो ये इसमें से लेस करके लिखेंगे बैलेंस शीट में। तो 1.2 मिलियन में से 3,90,000 लेस किया तो 8,10,000 वैल्यू आ गई। तो इस तरह हमने यहाँ पे एसेट्स का टोटल किया 8,69,100 एसेट्स का टोटल आ गया है। उसके बाद फिर इसकी लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी साइड बना देते हैं। तो लायबिलिटीज में सबसे पहले यहाँ पे नोट्स पेएबल दिए हुए हैं। लायबिलिटीज यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं इसकी। नोट्स पेएबल 6 लाख के है। नोट्स पेएबल यहाँ पे हमने 6 लाख के ट्रांसफर कर देने हैं। नोट्स पेएबल 6 लाख के। उसके बाद अनअर्न्ड पैसेंजर रेवेन्यूज है। अनअर्न्ड पैसेंजर रेवेन्यूज इसकी वैल्यू कितनी है 21,350। अनअर्न्ड पैसेंजर रेवेन्यूज 21,350। तो ये अमाउंट हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद है सैलरीज पेएबल और इंटरेस्ट पेएबल, क्योंकि पहले लायबिलिटीज लिखनी है तो लायबिलिटीज को हम कंप्लीट कर लेते हैं। सैलरीज पेएबल ये इसकी वैल्यूज है 3,300 और इंटरेस्ट पेएबल है इसकी वैल्यू है 5,000 इसकी वैल्यू है। तो ये दोनों अमाउंट यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे 3,300 एंड 5,000। अब लायबिलिटीज का हम यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कर देंगे तो ये बना 6,29,650। उसके बाद टोटल लायबिलिटीज आ गई। फिर ओनर इक्विटी में आपने क्या लिखना है, मैरियट कैपिटल जून 30। ये जो उसका कैपिटल यहाँ पे हम कौन सा लिखेंगे, जो अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ द ओनर इक्विटी के अंदर बनाया है। तो यहाँ पे ये देखें स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी के अंदर हमने जो कैपिटल कैलकुलेट किया कितना है, ये 2,39,450। ये तो यही अमाउंट हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये अमाउंट हमने यहाँ पे ट्रांसफर की 2,39,450। तो इसके बाद हम इसका ये लायबिलिटीज और ये ओनर इक्विटी इन दोनों को ऐड करके लिख लेंगे तो 8,69,100। तो इस तरह इसकी एसेट साइड और लायबिलिटी और ओनर इक्विटी साइड इक्वल हो जाएगी। तो ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद इसकी जो क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट है, लास्ट रिक्वायरमेंट, तो इसमें था प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्रीज एंड क्लोजिंग जनरल एंट्रीज। एडजस्टिंग और क्लोजिंग जनरल एंट्रीज पास करें। एडजस्टिंग एंट्रीज हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर पास की थी, वही जो एडजस्टिंग एंट्रीज A, B, C वाली जी तक, वो हमने ये सारी की सारी एडजस्टिंग एंट्रीज वही रहेगी। इसमें जो फर्दर न्यू आएगा वो क्लोजिंग एंट्रीज होंगी। तो क्लोजिंग एंट्रीज को हम देख लेते हैं। तो एडजस्टिंग एंट्रीज हमने ये वाली वही एडजस्टिंग एंट्रीज ये सारी पास कर ली है, ठीक है। तो अब क्लोजिंग एंट्रीज के लिए क्या करना है, जो एक्सपेंस और रेवेन्यूज के अकाउंट होते हैं वो टेम्परेरी अकाउंट होते हैं, उसको हमने क्लोज करना होता है। इसके अलावा ड्राइंग्स को हमने क्लोज करना होता है। तो एक्सपेंस को जब क्लोज करना है तो उसके अपोजिट साइड में चला जाएगा। अगर वो डेबिट साइड पे है तो क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। रेवेन्यूज क्रेडिट साइड पे है तो डेबिट साइड पे होकर क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें फ्रेट रेवेन्यू और पैसेंजर रेवेन्यू इन दोनों को हमने डेबिट साइड पे लिख लिया, क्योंकि अब क्लोज करना है। तो क्लोज करते वक्त रेवेन्यूज डेबिट साइड पे हो जाएंगे, एक्सपेंस क्रेडिट साइड पे हो जाएंगे। तो इन दोनों को डेबिट साइड पे लिखा और इसको ट्रांसफर कर दिया इनकम समरी में। तो फ्रेट रेवेन्यू डेबिट साइड पे और पैसेंजर रेवेन्यू डेबिट साइड पे। तो ये वैल्यू हमने कहाँ से ली है, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वर्कशीट में से ली है। इन दोनों की वैल्यू ये डेबिट साइड पे आ गया, तो क्रेडिट साइड पे 1,74,200। अब यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेंस आ जाएंगे। ये जो एक्सपेंस हमने जो अभी इनकम स्टेटमेंट के अंदर बनाए थे, ये सारे एक्सपेंस हमने क्रेडिट साइड पे लिख लिए और डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा, इनकम समरी। तो डेबिट साइड पे इनकम समरी लिख के तो हमने इसको क्लोज कर दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इनकम समरी को हम क्लोज कर देंगे मैरियट कैपिटल में। अब यहाँ पे देखें 1,74,200 एंड 1,58,600
तो अब यहाँ पे बिजनेस को इनकम हुई थी, तो इनकम कितनी हुई थी 15,600 जो हमने इनकम स्टेटमेंट के अंदर बनाई थी वो इनकम हुई थी। तो इनकम को जब हमने क्लोज करना है तो कैपिटल के अंदर, तो कैपिटल उसका इंक्रीज होगा, कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो इनकम समरी डेबिट साइड पे और मैरियर एट कैपिटल क्रेडिट साइड पे 15,600। अब इनकम समरी को भी हमने क्लोज कर दिया। अब ये सारे के सारे अकाउंट जीरो हो गए हैं, जो रेवेन्यूज वाले हैं वो जीरो हो गए हैं, एक्सपेंस वाले वो जीरो हो गए क्योंकि क्लोज हो चुके हैं। इनकम समरी जो हमने नया अकाउंट बनाया था वो भी जीरो हो चुका है क्योंकि उसको हमने कैपिटल के अंदर क्लोज कर दिया। उसके बाद ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स को भी हम क्लोज कर देंगे। ड्राइंग्स से ओनर इक्विटी कम होती है, तो ओनर इक्विटी जब भी कम होगी तो उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, मैरियर एट कैपिटल डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा मैरियर एट ड्राइंग्स। तो इस तरह हमने तो इसको ड्राइंग्स को क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे ड्राइंग्स क्लोज हो जाएंगी। तो जो भी अकाउंट क्लोज होता है वो उसकी अपोजिट साइड पे चला जाता है। अगर वो डेबिट साइड पे था तो क्रेडिट साइड पे, अगर क्रेडिट साइड पे है तो डेबिट साइड पे। तो इस तरह इसकी ये क्लोजिंग एंट्रीज भी पास होके कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।